सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंबदा त्रिपाठी है और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फोकस्ड एजुकेशन विद प्रियंबदा। तो मैं अपने आज के वीडियो में चूंकि मैंने बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो छात्र स्नातक कर रहे हैं, पर स्नातक कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र उनका विषय है, तो उस विषय पर मैंने बीए पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर पर डिस्कशन कर लिया था। हालांकि वो ओल्ड सिलेबस था, तो बीए पार्ट 1 का जो सेकेंड पेपर, उसका जो न्यू सिलेबस है, उसके साथ आज हम ये शुरुआत करते हैं नई। तो आज मैं बात करूंगी बीए पार्ट 1 के सेकेंड पेपर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा की समस्याएं। तो जो उसकी फर्स्ट यूनिट है प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट में नामांकन धारण ड्रॉप आउट दरें। तो हम नामांकन के बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे समझेंगे क्या है और इसके पीछे मतलब क्या क्या समस्याएं हैं इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा की पहला है शिक्षा नामांकन की समस्याएं क्या है। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। मैं आज नामांकन के बारे में चर्चा करूंगी, तत्पश्चात मैं धारणा के बारे में चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट दर के बारे में चर्चा करूंगी, यानी शल्य त्याग क्या होता है। तो आज हम सिर्फ नामांकन की समस्याओं को जानेंगे कि समस्याएं हैं क्या और इनकी क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं तथा इनका सुझाव या इनका मतलब समस्याओं से उबरने का क्या सुझाव है। तो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति। सरकार निरंतर भावुकता व आदर्शपूर्ण आधारों पर अपनी नीति निर्धारित करती रही है। उसने देश की विशाल जनसंख्या व सीमित साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या पहला टॉपिक क्या है, सरकार शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, यानी जो सरकार है निरंतर भावुकता व आदर्शपूर्ण आधारों पर यानी इन्हीं आधार पर नीति निर्धारित करती रही है। उसने देश की विशाल जनसंख्या व सीमित साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये इसका मुख्य पॉइंट है, इसका की पॉइंट है। फिर दूसरा है दोषपूर्ण प्रशासन, यानी ऐसा प्रशासन जो दोषपूर्ण है। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 57,455 प्राथमिक विद्यालय थे। जो छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण हुआ था, उसमें देश में 57,455 प्राथमिक विद्यालय थे, जिनमें से 44.63% सरकारी विद्यालय थे तथा 47.47% स्थानीय निकायों द्वारा शासित विद्यालय थे। 3.78 निजी सहायता प्राप्त विद्यालय थे व 4.12% गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय थे। अधिकांश राज्यों में अधिकतर प्राथमिक विद्यालय या तो सरकारी थे या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित थे। 1998-99 में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 8.17 लाख थी, 8.17 लाख थी। तो इसी प्रकार सोचते हैं कि सभी विभागों की तरह आज भी शिक्षा राजनीति का शिकार हो गई है, यानी दोषपूर्ण प्रशासन। हमारे मंत्री, हमारे शासकगण या प्रशासन में कोई खामियां अगर रहती तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में दिखेगी। तो ये दूसरी मतलब पॉइंट हो गया कि इसकी समस्या का दूसरा पॉइंट क्या है, नामांकन की। फिर है विद्यालय भवनों की जर्जर दशा। जो विद्यालय खोले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनकी वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। जैसा कि हम सुनते हैं ड्रॉप आउट दरें, शल्य त्याग, लोग नामांकन नहीं करती है, वहां से निकल जाते हैं नामांकन करने के बाद। खासकर जो बालिकाएं हैं, वो शौचालय न होने के कारण, जर्जर भवन होने के कारण वो स्कूल में उनके अभिभावक एडमिशन नहीं करवाते हैं या उनमें इतनी जागरूकता नहीं है। तो ये हुआ विद्यालय भवनों की जर्जर दशा, इसका तीसरा पॉइंट है। इसका चौथा पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रति अनुपयुक्त अभिवृत्तियां, यानी छठवीं जो पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक आयु वर्ग के लिए अनौपचारिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया। यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें प्रारंभिक आयु वर्ग के जो अनौपचारिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था, यानी जो अनौपचारिक
शिक्षा होती है जो हम किसी संस्था से नहीं प्राप्त करते हैं, मतलब अपने से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार। फिर है पांचों प्राकृतिक कठिनाइयां। कुछ प्राकृतिक कठिनाइयां हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कश्मीर हो गया, गढ़वाल हो गया, अल्मोड़ा, हिमाचल प्रदेश आदि कम जनसंख्या वाले पर्वतीय प्रदेश स्थानों में भी, इन स्थानों में भी गांव एक दूसरे से अधिक दूर स्थित है, जिसके कारण लोगों को आना जाना साधन का मुश्किल होना। खैर आज के समय में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पिछले आजादी के बाद से आज तक अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो वो NEP 2020 जब आई तो शिक्षा नीति एक नए वर्जन में, उसमें बहुत सुधार हुआ। बहुत से लोगों ने सुझाव दिया, आम लोगों ने भी, नागरिक ने, अभिभावकों ने, छात्रों ने सुझाव दिया। तो इस प्रकार वह शिक्षा नीति जब लागू हुई है उसके हिसाब से जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो बहुत उपयोगी है, वो महत्वपूर्ण है तथा आज के समय को लेके चलने वाला है साथ में। तो इस प्रकार हमने ये समझा। फिर शिक्षा की मांग का उत्पन्न न होना, शिक्षा की जो मांग है का उत्पन्न न होना, यानी एक और तो शिक्षा के प्रति रुपये पैसे के मामले में सरकार ने सौतेली बेटी जैसा व्यवहार किया ही है। वह प्राथमिक शिक्षा परिवार की तिरस्कृत संतान रही है। KG सहदेन तो दूसरी ओर गरीब माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजने के बजाय किसी ऐसे कार्य पर भेजना पसंद करते हैं जिससे परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। जाहिर सी बात है, जब हम बेरोजगार हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो जब बच्चे हैं तो बच्चों को हम कहीं भेजते हैं, अपने घरेलू बिजनेस में लगा देते हैं। ज्यादातर परिवारों में, समुदाय में हमने देखा जाता है कि घरेलू हमारा बिजनेस क्या है उसमें जुट जाए, तो उससे उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता है। सातवां सामाजिक कुरीतियां जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इस कारण से जो इनरोलमेंट नहीं हो पाता। फिर क्या है, अभिभावकों की अशिक्षा, यानी अभिभावक अगर शिक्षित नहीं, उनको शिक्षा का अर्थ है महत्व ही नहीं पता, तो अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे। उनका अनभिज्ञ होना, साक्षर न होना, इस प्रकार से। 9वां है राजनीतिक कठिनाइयां। फिर 10वां राजनीतिक कठिनाइयां, यानी भारत सरकार अभी तक प्राथमिक शिक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है, इसके पीछे बहुत से कारण रहे होंगे। सरकार में जब भ्रष्टाचार होता है, जब हम नीतियां बनाते हैं और नीतियां वो लागू नहीं हो पाती, उनका हम अवलोकन नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें ये दिक्कतें होती हैं, हम उन्हें अपना नहीं पाते हैं, सही रूप में कहा जाए तो, सरल रूप में। फिर है 10वां प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की अस्पष्टता। प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं कि सभी लोग साक्षर बने, सभी कम से कम जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया है कम से कम वो साक्षर तो होगा, उसे अक्षरों का ज्ञान होगा, वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, उसको साइन कर सकता है, उसको अंगूठा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार। फिर 11वां पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता, यानी पाठ्यक्रम जो है अनुपयुक्त है, जिसका पाठ्यक्रम नहीं मौजूद, अच्छा पाठ्यक्रम, जिसकी वजह से छात्रों को कठिनाइयां होती हैं, इस प्रकार। फिर 12वां शिक्षण प्रक्रिया की अनुपयुक्तता, जो शिक्षा प्रक्रिया प्रोसेस उसकी अनुपयुक्तता। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय सरकारी शिक्षक जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं तो कुछ काम में जुट जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का क्लास खाली है, वहां पे शिक्षा हो नहीं पा रही, इस प्रकार। अप्रशिक्षित व उपेक्षित शिक्षक, यानी जो अप्रशिक्षित हैं, जो अप्रशिक्षित है, उपेक्षित शिक्षक जो वेल ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, तथा अपेक्षित शिक्षक है जो ऐसे ही बन जा रहे हैं फर्जी डिग्री दिखा के। तो इस प्रकार से हमारे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में ये बहुत बड़ा समस्या है। फिर है 14 भाषा की समस्या। भाषा की समस्या यानी हम भाषा, लैंग्वेज जो है हमारी, भारत में कई लैंग्वेज है, हर जगह अलग अलग बोली जाती है, समझी जाती है। तो जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो है समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना, तो भाषा यानी संस्कृत हो गई, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। 15 है अपव्यय तथा अवरोधन। इसकी लास्ट समस्या क्या है, अपव्यय, यानी बहुत जो पैसा आ रहा है सरकार से उसका यूज नहीं हो रहा है, वो अपव्यय हो रहा है, तथा अवरोध उत्पन्न हो रहा है इनरोलमेंट में, नामांकन में।
ओके, तो अब इसकी समस्याओं का समाधान हम थोड़ा जान लेते पॉइंट्स में। पहला है प्राइमरी शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम परिव्यय की व्यवस्था को राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के जो संवैधानिक लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए न्यूनतम परिव्यय की व्यवस्था को राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य जो संविधान बनाए गए उसमें कानून बनाए गए उसके लिए न्यूनतम परिव्यय की व्यवस्था और राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझना चाहिए। केंद्र व राज्यों के बीच राशि के हिस्से में बंटवारे को लेकर इस मसले पे उलझना नहीं चाहिए। दूसरा है स्कूल खोलने व उन्हें सुचारू रूप से चलाने के कार्य में समुदाय को शामिल करना चाहिए। तीसरा, शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सह संबद्धता और अंतः क्षेत्रीय गतिशीलता की दृष्टि से अच्छी तरह तैयार पाठ्यक्रम सामग्री से युक्त समान कोर की पाठचर्या का होना बहुत जरूरी है। चौथा है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित कार्य अनुभव या समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के कार्यक्रम को अपनाना सामाजिक उपयोगिता कार्य नैतिकता तथा ज्ञान को प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत युक्ति संगत है। पांचवा है शिक्षकों को देहाती क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए दृष्टि से यह जरूरी कि उनके वेतन आवास की सुविधाओं व अन्य उपलब्धियों का निर्धारण उतनी ही वास्तविकता से किया जाए जितनी भी उनमें से दोषी व उड़न लोगों को ठीक करने के लिए अपनाई जाती। छठवां, प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों तथा उपलब्धि स्तरों से सटीक व संक्षिप्त व्याख्या इस आधार पर की जानी चाहिए कि इस स्तर तक पढ़ाई करने के बाद बहुत से बच्चे औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने जाना कि नामांकन जो है उसका क्या समस्याएं हैं प्राइमरी एजुकेशन में से लेके तथा उसके सुझाव क्या हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी के जो बीए पार्ट 1 के सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है इसी के दूसरे पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगी, दूसरे विषय पे जो है धारणा। तो तब तक के लिए आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।